तो इस कहानी का आइडिया कहाँ से आया आपको? ये ये कहानी की जो शुरुआत थी वो करण जौहर से आई थी। वो मैं एक्चुअली कोई और फिल्म बना रहा था, तो करण जौहर ने मुझे एक आइडिया सुनाया और वो एक फ़िल्म लिख रहा था जिसका नाम था कंगन, और वो कंगन के बारे में पूरी फिल्म थी। इसलिए आप अगर देखोगे तो मुझसे दोस्ती करोगे कि एंड में दो कंगन हैं जो जो करीना ट्राई करती है और उसको फिट नहीं होते, और वो कंगन रानी को फिट होते हैं, और तब वो समझती है कि क्या हो रहा है। तो वो खैर सिर्फ वो बेसिस थी स्टोरी की, बाकी की पूरी स्टोरी मैंने चेंज करके ये इस फिल्म बनाई। तो स्टोरी का जो आइडिया है वो करण जौहर से आया, इसीलिए अगर आप फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में देखेंगे तो थैंक यू करण लिखा है, इस वजह से थैंक यू करण लिखा है। सर और फिल्म फिर चली नहीं, तो पता नहीं अब मुझे करण को क्या बोलना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीवी पर लोगों को बहुत पसंद आई है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जब मैं मिलता हूँ बोलते हैं कि हमको आपकी मुझसे दोस्ती करोगी भी बहुत अच्छी लगी। चलो, होता है कभी बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म नहीं चलती वो बाद में लोगों को कहीं पर अच्छी लगती है, ये उनमें से एक फिल्म है। but during that period emails and chat rooms were not so common, बिल्कुल। but how come this idea? ये एक्चुअली क्या था कि हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, बहुत सारे देश में लोग ईमेल्स यूज़ नहीं कर रहे थे, तो ईमेल का जो पूरा रोमांस जो ईमेल में हो रहा था वो लोगों को समझ में नहीं आया कि ईमेल में रोमांस कैसे हो सकता है, कि ईमेल है क्या, ये ईमेल कुछ चिट्ठी है, तो लोगों को समझ में नहीं आया। उस वक्त इंटरनेट बहुत कम, उस वक्त इंटरनेट शुरू ही हुआ था हमारे देश में, और मैंने पूरी पिक्चर बना दी ईमेल के बारे में। तो आई थिंक इसीलिए आज लोगों को वो फिल्म ज़्यादा अच्छी लगती है जितना कि उस समय लगी। तो ये शायद एक प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन मैं तो इंटरनेट यूज़ करता था और मुझे लगा कि लोगों को समझ में आएगी, इसीलिए फिल्म ओवरसीज़ में ज़्यादा चली। लंदन में बहुत बड़ी हिट हुई, अमेरिका में बहुत बड़ी हिट हुई। आपके सोनी के दर्शक भी जो लंदन में है, अमेरिका में है, वो हमेशा ये मुझसे सवाल पूछते हैं कि इंडिया में पिक्चर क्यों नहीं चली। तो आई थिंक इंडिया में इसलिए नहीं चली क्योंकि कुछ तो दोष होगा फिल्म में। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को नहीं पता, ऑडियंस को पता है क्या सही है क्या गलत है, तो उस वक्त ऑडियंस को उतनी समझ में नहीं आई। So how the collections overseas? ओवरसीज़ में कलेक्शन बहुत अच्छे थे, यूके में बहुत हाई कलेक्शंस थे, यूएस में भी बहुत हाई थे, सिर्फ इंडिया में गड़बड़ हो गई। तो होता है, और पब्लिक हमेशा सही होती है, कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि पब्लिक गलत थी और मैं सही था, बिल्कुल गलत बात है। आई थिंक ऑडियंसेस को मुझसे, क्योंकि मैं एक फिल्म क्रिटिक रह चुका था और मैंने बहुत नए किस्म की म्यूज़िक वीडियोस बनाए थे, तो मुझसे ऑडियंसेस को एक उम्मीद थी कि मैं एक बहुत नई किस्म की फिल्म बनाऊंगा, और मैंने कुछ नया नहीं दिया। तो फिल्म अच्छी थी, बुरी नहीं थी, मेरी फिल्म है, मुझे अच्छी लगती है, लोग आज भी टीवी पे देखते हैं तो लोगों को भी अच्छी लगती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगी कि फिल्म को सुपर हिट बना दे। तो उसके लिए कुछ उनको नयापन देखना था फिल्म में, जो नयापन हमने दिया नहीं उनको। So if we go back, this was probably Bakshi Sahib's one of the last बिल्कुल works. So how जी। was the whole experience of working with him? ये मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि बख्शी साहब की ऑलमोस्ट लास्ट फिल्मों में से मेरी एक फिल्म थी, और बख्शी साहब आते थे शॉर्ट्स पहनकर मीटिंग के लिए। तो पहली बार जब वो आए तो मुझे लगा, जब आदि और यश जी ने बोला कि बख्शी साहब आ रहे हैं मीटिंग के लिए, तो मुझे लगा वो चूड़ीदार कुर्ता में आएंगे या कुर्ता पजामा में आएंगे, या ऐसा कुछ होगा। तो बख्शी साहब आए शॉर्ट्स पहनकर, शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर बख्शी साहब आए। मैं बोला अरे यार ये कमाल के आदमी। और बख्शी साहब ने मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि ये मेरी पहली पिक्चर है। मैं अगर बोलता ये मुझे चेंज करना है, वो चेंज करके देते, जो मैं बोलता वो चेंज करके देते। और वो जो मेन लव सॉन्ग है फिल्म का, जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, तो वो बख्शी साहब ने कुछ 6-7 मुखड़े लिखे, मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। धीरे 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 जाके कुछ तो 6-7 मुखड़े लिखने के बाद उन्होंने ये लिखा, जाने दिल में कब से तू। मैंने बोला ये बहुत कमाल का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इस फाइल पे लिखा है डू नॉट टच दिस फाइल, और ये डू नॉट टच दिस फाइल ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें वो सारे मुखड़े हैं जो बख्शी साहब ने लिखे थे और जो हमने यूज़ नहीं किए। तो अलग अलग सब कुछ देखिए मैंने अभी भी संभाल के रखे हैं। तुम दिल के पास आ गए बरसों के बाद हम मिले, जैसे अब दूर जाना नहीं, तुम दिल के पास आ गए बरसों के बाद हम मिले, कुछ कर ना जाओ कहीं मैं मर ना जाऊं कहीं, ऐसे ही दीवाना हूँ मैं ऐसा ही दीवाना हूँ मैं, ऐसा ही दीवाना तेरा,
तो ये अलग अलग मुखड़े लिखे थे बख्शी साहब ने, इंस्टेड ऑफ जाने दिल में कब से है तू, और मैं सब रिजेक्ट करता गया और लेकिन मैंने सब संभाल के रखे हैं। अलग अलग अंतरे दिए उन्होंने कि अगर मुझे 2 अंतरों की ज़रूरत थी, उन्होंने 6 अंतरे दे दिए मेरे को कि अब चूज़ कर, तो किसी अंतरे से ये चूज़ करता है, किसी अंतरे से वो चूज़ करता है, तो वैसे मैंने किया। तो अब ये सारे जो बख्शी साहब के लिरिक्स हैं मैंने संभाल के रखे हैं। So if we're talking about music, which is your favorite song in the film and why? मुझे अनदेखी अनजानी सी सबसे अच्छा लगता है गाना इस फिल्म में। एक्चुअली अगर आप सच पूछो तो अगर जो पूरा गाना, जो ओरिजिनल गाने हैं उनमें से मुझे अनदेखी अनजानी सबसे अच्छा लगता है, लेकिन जो पिक्चराइज गाना है, वो जो मेडले है, एक लंबा 12 मिनट का जो मेडले है सब ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का, मुझे वो सबसे अच्छा लगता है। वो गाना शूट करते हुए हमें बहुत मुश्किलें हुई। इतना बड़ा सेट था कि कोई फ्लोर पे वो सेट नहीं लग सका, तो हमने एक सर्कस के टेंट में वो सेट लगाया। फिर वो टेंट पर थोड़ी सी एक आग लग गई, एक शॉर्ट सर्किट हो गया। वो बहुत ही एक मुश्किल गाना था शूट करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा गाना था। उस गाने के साथ बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, और वो गाना शूट करते हुए बहुत अच्छी यादें हैं फिल्म के बारे में। तो इसीलिए मेरा फेवरेट गाना वो है, जो बड़ा सा लंबा सा मेडले है। So how did you cast Kareena Kapoor for this film? We've heard that she didn't even know what the role is all about and she just signed for the role. नहीं, ऐसा नहीं है। ऋतिक, रानी, करीना तीनों को मैंने पूरा नरेशन दिया, पूरी कहानी सुनाई डायलॉग्स के साथ, और फिर जाके उन्होंने हाँ या ना कहा। और करीना को भी पूरा रोल सुनाया, और करीना को उसका रोल बहुत अच्छा लगा, और फिर उसने हाँ बोला। और बस वैसे ही हुआ था, ऐसा नहीं है कि बिना रोल सुनाए करीना ने हाँ कहा। Hrithik and Rani. नहीं, ऋतिक को भी पूरा रोल सुनाया, ऋतिक को बहुत अच्छी लगी फिल्म। और अगले दिन राकेश रोशन जी का फ़ोन आया यश जी को, और उन्होंने बोला कि मैं स्टोरी सुनना चाहता हूँ। तो यश जी ने बोला कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, मतलब ऋतिक ने हाँ कर दी। तो राकेश जी ने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऋतिक को बहुत अच्छी लगी है कहानी, तो मुझे भी सुननी है कि ये क्या है कहानी। तो राकेश जी को भी कहानी सुनाई, वो उनको भी बहुत अच्छी लगी। तो एक्चुअली करीना के साथ भी वैसा ही हुआ। करीना ने सुनी, फिर बबीता और तो फिर बबीता जी और वो करिश्मा जी दोनों को कहानी सुनी थी, तो मैंने उनको भी सुनाई। तो मैंने 3 एक्टरों को 5 बार कहानी सुनाई, क्योंकि रानी को 1 बार, ऋतिक को 2 बार, क्योंकि 1 बार राकेश जी को, करीना को 2 बार, क्योंकि 1 बार उसको, और बबीता जी और करिश्मा को। So about your assistant directors, Mr. Siddharth, Mamta, and Neil Mukesh, they all have जी carry on. they all have made it big for themselves. So जी। tell us something about them during the shoot. वेल ये अच्छी बात है कि मेरे जो 3 असिस्टेंट्स थे उन्होंने कुछ अच्छा काम कर दिया। सिद्धार्थ आनंद ने तररमपम बनाई और सलाम नमस्ते बनाई, वो अपने आप में एक हिट डायरेक्टर हैं। ममता आनंद ने कॉस्ट्यूम्स का काम शुरू किया, उन्होंने आमिर के लिए कॉस्ट्यूम्स किए, फना के लिए, सैफ के लिए किए, हम तुम के में, और सलाम नमस्ते और तररमपम में। नील मुकेश अभी एक्टर बने हैं हाल ही में। तो अच्छा लगता है जब अपने जो असिस्टेंट्स हैं वो आगे बढ़कर कुछ कर पाएँ, तो अच्छा लगता है कि कि उन्होंने इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ पा लिया है, अपने लिए नाम बनाया है। तो अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे हर फिल्म में जो असिस्टेंट्स हैं वो कुछ कर पाएँ, डायरेक्टर बने, कुछ प्रोड्यूसर बने, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, जो उनको बनना है वो कुछ बने। और मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपके साथ कोई होता नहीं है, जब आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो कैसे लगता है। तो हमेशा लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जितना आप इंडस्ट्री को दोगे उतना इंडस्ट्री आपको और वापस देगी। तो अगर एक डायरेक्टर 3-4 फिल्म मेकरों के लिए, आई मीन इफ़ अ डायरेक्टर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 4-5 डायरेक्टर्स, देन व्हाई नॉट, और मैं उन डायरेक्टरों में से नहीं हूँ जो असिस्टेंट्स को कंट्रोल करता है या काबू में रखता है, उनको आगे नहीं बढ़ने देता। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मेरे जो असिस्टेंट्स हैं वो मेरे साथ 1 या 2 फिल्मों से ज़्यादा करें ही नहीं, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट बने, या जब वो रेडी हैं वो इंडिपेंडेंट बने। तो मिस्टर राहुल शर्मा जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जी ये पूरा कॉन्सेप्ट अलग था मूवी का। जी। तो वर देयर एनीथिंग, मतलब एज इन एनी स्पेसिफिक thing given to him कि this kind of music is required? वेल मैंने बहुत ट्यून सुने राहुल से। राहुल ने कम से कम जो 5 गाने थे फिल्म में, उन्होंने कम से कम मुझे 15-20 ट्यून सुनाए होंगे, जो बहुत अच्छे ट्यून्स थे। तो उनमें से बहुत मुश्किल था कौन से ट्यून सेलेक्ट करना।
और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, जब जो टाइटल गाना है फिल्म का मुझसे दोस्ती करोगे, उसका ट्यून कुछ और था। तो बख्शी साहब ने बोला कि ये ट्यून तो अच्छा है लेकिन कुछ एक अदा आनी चाहिए। तो जब लड़का बोलता है कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगी, तो लड़की को बोलना चाहिए, अंगड़ाई लेके बोलना चाहिए, देखूंगी सोचूंगी कल परसों कुछ कहूंगी। तो वो जो 3 लाइनें वो बख्शी साहब ने कंपोज की। तो ट्यून कुछ और था, तो बख्शी साहब ने वो 3 लाइनें कंपोज की और बाकी का गाना फिर से जो राहुल ने कंपोज किया था वो आ गया। तो बख्शी साहब ऐसे थे, और वो मतलब वो अपने वर्ड्स अपने शब्दों के साथ ट्यून बनाते थे। तो उन्होंने वैसे ही वो, और वो उन्होंने गा के सुनाया, देखूंगी सोचूंगी कल परसों कुछ कहूंगी। तो ऐसे उन्होंने करके ट्यून दे दिया हमको लिरिक्स के साथ। मैंने बोला बहुत अच्छा है। और उन्होंने मेरे को बोला, और अंगड़ाई लेके उसको बोलना चाहिए, तुम जब शूट भी करोगे तो अंगड़ाई लेके बोलो उसको, कि अंगड़ाई लेके बोलो कि देखूंगी सोचूंगी। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद द लेजेंड लाइक बख्शी साहब। और मतलब बख्शी साहब का नाम सुनकर तो हम बड़े हुए हैं। रेडियो पे आते थे गीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आई मीन संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। तो ये सुन कर तो बड़े हुए। तो जब उनके साथ काम किया तो लगा कि चलो कुछ किया है ज़िंदगी में। बख्शी साहब के साथ काम किया एक बार। So you switched from anchoring to direction. जी। Why? मैं एक्चुअली एंकर नहीं बनना चाहता था, मुझे फिल्में ही बनानी थी। तो जब फिल्में बनाने का मौका नहीं मिला तो मैंने बोला कि अच्छा नेक्स्ट क्या करूँ, चलो फिल्मों के बारे में बात करता हूँ। तो मुझे फिल्मों के साथ कुछ करना था, अगर फिल्म बना नहीं सका तो फिल्मों के बारे में बात की, इसीलिए मैं एंकर बना। आज भी थोड़ी सी एंकरिंग कर लेता हूँ, कुछ टीवी शोज़ करता हूँ, कुछ जजिंग करता हूँ, मज़ा आता है, मैं करता हूँ, आई एन्जॉय दैट। बट फिल्म मेकिंग इज़ माई फर्स्ट पैशन। बट अगर कुछ इंटरेस्टिंग आया एंकरिंग के लिए या जजिंग के लिए, मैं हमेशा करूँगा। मुझे टीवी मीडियम से बहुत शौक है। So how was the first experience when you shot the first shot of the film? वो देखिए, अपनी पहली फिल्म के बारे में हर एक बात आपको हमेशा याद रहती है। जो पहला शॉट आपने लिया, जो पहला गाना रिकॉर्ड किया, जो सब कुछ, आप कभी ये बातें भूलोगे नहीं। और मुझसे दोस्ती करोगे का जो पहला शॉट था वो करीना और रानी का था, जब हम गाना शूट कर रहे थे अनदेखी अनजानी सी, वो दोनों साइकिलिंग कर रहे हैं। पहला सीन जो हमने शूट किया था वो था करीना, रानी और ऋतिक का सीन, जब करीना झूले पर बैठी है और ऋतिक आता है उसके पास, और करीना और रानी पहले बातें कर रहे हैं, फिर ऋतिक आता है उसके पास। वो पहला सीन हमने शूट किया था। तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि ये पहला शॉट था, ये पहला सीन था। ये बातें कभी जहन से जाएंगी नहीं, और फिल्म के साथ जुड़ी हर बड़ी या छोटी बात हमेशा याद रहेगी। तो सुना है कि यशराज से पहले इस फिल्म को कोई और प्रोड्यूस करना जी। वो अब मैं नाम नहीं लूँगा उन प्रोड्यूसर का, क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम थोड़ा मिल नहीं पा रहे थे उस टाइम पर। आज हम मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं आज भी, लेकिन उस वक्त हम कुछ सेम वेवलेंथ पे नहीं थे। वो कुछ और चाहते थे हीरो के लिए, मैं कुछ और चाहता था, वो कुछ और म्यूज़िक डायरेक्टर सोच रहे थे, मैं कुछ और सोच रहा था। तो मैंने सोचा कि ये मेरी पहली पिक्चर है, अगर मेरे प्रोड्यूसर जो हैं वो मेरे सेम वेवलेंथ पर नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने जो उन्होंने मेरे को चेक दिया था, मैंने जाके उनको चेक वापस दे दिया और बोला थैंक यू वेरी मच। और उस टाइम मेरे पास यशराज भी नहीं था, क्योंकि मैं यशराज को मिला था, आदित्य चोपड़ा से मिला था, लेकिन आदि ने मेरे को कहा कि अगर तुम किसी दूसरे प्रोड्यूसर के साथ साइंड हो तो मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट भी नहीं सुन सकता, और स्क्रिप्ट सुनने के बाद ये भी पक्का नहीं है कि मैं तुम्हें साइन करूँगा। उस वक्त यशराज ने किसी आउटसाइड फिल्म मेकर को साइन नहीं किया था। आई वॉज द फर्स्ट फिल्म मेकर दैट यशराज साइन एज एन आउटसाइड डायरेक्टर। तो मैंने बोला अरे यार ये अजीब आदमी है, बोल रहा है कि मैं गारंटी भी नहीं दे रहा हूँ कि मैं साइन करूँगा। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ? उसने बोला या तो तुम जाके वो कंपनी के साथ फिल्म बनाओ, या तो उनको छोड़ दो। ऐसे, और मैं छोड़ दूँ तो तुम तो मुझे साइन करो। ही नहीं, वो कि मैं उस बात की गारंटी नहीं दे सकता। अगर मुझे तुम्हारी सब्जेक्ट अच्छी लगी तो मैं साइन करूँगा तुमको, नहीं अच्छी लगी तो नहीं करूँगा। भाई ये अजीब आदमी है। तो मैंने बोला यार चलो ठीक है, चांस ले लेते हैं ज़िंदगी में, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने उन प्रोड्यूसर को जाके अपना चेक वापस दे दिया, बोला सॉरी। उसने बोला चल तू डबल पैसे ले ले। मैंने बोला यार ये अच्छी बात है, डबल पैसे दे रहा है। सिर्फ वहाँ पर तो यशराज में शायद साइन भी नहीं कर रहे, यहाँ पर तो डबल पैसे मिल रहे, पिक्चर भी कंफर्म है, डबल पैसे भी मिल रहे। मैंने बोला नहीं सर, मैं पैसों के लिए मुझे फिल्म नहीं करनी है। तो मैंने पैसे वापस दे दिए। फिर मैं आदि के पास गया, आदि को बोला देखिए मैंने वो प्रोड्यूसर को छोड़ दिया। उसने बोला देखो कोई गारंटी नहीं है मैं तुमको साइन करूँगा। बोला ठीक है भैया मत साइन करो, स्टोरी तो सुन लो। फिर उसने स्टोरी सुनी, उसको अच्छी लगी, साइन कर लिया मेरे को 3 फिल्मों के लिए।
मिस्टर आदित्य चोपड़ा जब प्रोड्यूस करते हैं कोई फिल्म तो काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं फिल्म के जी। साथ। तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनने के बाद उसमें कोई पर्टिकुलर चेंजेस किए थे या ऐसा कुछ? जी, चेंजेस तो किए थे उन्होंने, लेकिन ऐसा कोई चेंज नहीं था जिससे मैं अग्री नहीं करता था। आदित्य चोपड़ा बहुत इन्वॉल्व रहते हैं फिल्मों में, सच बात है, लेकिन हमेशा ये है कि अगर मतलब हम दोनों किसी बात पर अटक गए हैं तो फाइनल से डायरेक्टर का होगा, वो हमेशा ये मानते हैं। और आई थिंक दैट्स अ वेरी, और वो कभी सेट पर आते नहीं हैं, वो कभी सेट पर शूटिंग के लिए नहीं आते। मतलब मैंने 3 फिल्में बनाई हैं उनके साथ, वो एक बार भी सेट पे नहीं है। और आई थिंक वो उनका बड़ापन है कि वो डायरेक्टर को इतना फ्रीडम देते हैं। Any funny incident that happened on the set? यार मुझे ये सवाल ही नहीं अच्छा लगता है। There must have been. This is your first film. नहीं This कुछ was your first नहीं यार, ऐसा कुछ फनी इंसिडेंट नहीं होता। बहुत सीरियस काम है फिल्म मेकिंग, बहुत सीरियस काम है, बहुत मेहनत का काम है। कुछ ऐसे फनी इंसिडेंट्स तो होते नहीं है सेट। film. Memorable moment. मेमोरेबल मोमेंट्स बहुत हैं, लेकिन आई थिंक समय के साथ साथ वो बदलते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि जब फिल्म नहीं चली थी तो मुझे ऐसा लगा कि, और जब मुझे आदित्य चोपड़ा ने और यश जी ने एक और फिल्म दी जो थी हम तुम, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कर्ज है उन पर कि मुझे अब उनको एक हिट फिल्म देनी है। तो वो कर्ज मैंने हम तुम और फलां के साथ चुका दिया। तो अभी भी लेकिन ऋतिक का कर्ज बनता है मेरे पर कि मुझे ऋतिक को एक हिट फिल्म देनी है। क्योंकि मैंने ऋतिक को एक हिट फिल्म नहीं दी अभी तक। So, was there any pressure? प्रेशर तो बहुत था क्योंकि 3 बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन मैंने प्रेशर के बारे में सोचा नहीं। मैंने बस अपनी फिल्म जैसे मुझे बनानी थी मैंने बनाई। अब बाकी ओवरसीज़ में चली, इंडिया में नहीं चली, क्या कर सकते हैं। दूसरी फिल्म पे और मेहनत किया, तीसरी फिल्म पे और मेहनत किया, अब अगली फिल्म पे और मेहनत करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जब अगर दोबारा और अब अगर दोबारा ऋतिक के साथ काम करने का मौका मिला तो डेफिनेटली वो कर्ज मुझे चुकाना है ऋतिक का। Ritik is a perfectionist. He जी, takes his shots and everything very seriously. So how was the whole experience? इट वाज एक्सीलेंट वर्किंग विद ऋतिक। एक सीन था जब जो चर्च में सीन था, जब उसको पता चलता है कि रानी ही वो लड़की है जिसने उसे खत लिखे और सब कुछ किया, तो वो सीन के लिए मैंने शॉट डिवीजन किया था कि मैं ये शॉट लूँगा, वो शॉट लूँगा, ऐसे करूँगा। और ऋतिक ने जैसे सीन किया, मेरा सारा जो शॉट डिवीजन था, सारा प्लानिंग था, मैंने बाहर फेंक दिया। और जैसे वो करता गया मैं उस हिसाब से सीन शूट करता गया, जो बहुत रेयर है एक्चुअली, क्योंकि शॉट आप हर एक सीन को शूट करने से पहले आप पूरा शॉट डिवीजन प्लान करते हैं और सीन को उस हिसाब से शूट करते हैं, तो सबको पता रहता है सेट पे कि इसके बाद अगला शॉट क्या है। ये एक सीन में मुझे पता नहीं था कि अगला शॉट क्या होगा, क्योंकि मैं हमेशा देखता कि इस शॉट में ऋतिक क्या कर रहा है, सीन को कहाँ तक लेके जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है, और उसके बाद मैं शॉट डिसाइड करता कि अब ये करते हैं। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। So the stars which you selected for the film, Ritik, Kareena, Rani, were they your first choice? No, my first choice. अजीब बात है कि मुझसे दोस्ती करोगे के लिए मुझे मेरा फर्स्ट चॉइस मिल गया, यू नो, इन ऑल 3। मैंने और किसी के बारे में नहीं सोचा था, सिर्फ इन तीनों के बारे में सोचा था और मुझे वो तीनों मिल गए। So how was the chemistry between all the stars on the set? इट वॉज वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी पहली फिल्म थी, उन तीनों की नहीं थी। उन्होंने बहुत फिल्में की थी, टॉप डायरेक्टर्स के साथ काम किया था, और लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक नया फिल्म करूँ। वो मेरे सामने 3 न्यूकमर्स के जैसे बिहेव करते थे। और ऋतिक ने सूरज बड़जात्या, सुभाष घई, करण जौहर, राकेश जी, सबके साथ काम किया था, लेकिन विनोद चोपड़ा, सबके साथ काम किया था, लेकिन मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक नया फिल्म करूँ। कभी मेरे साथ आर्ग्यू नहीं किया कि नहीं ये शॉट क्यों ले रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर, कुछ नहीं। जो मैं बोलता वो चुपचाप करते। तो आई थिंक दे रियली गिव मी द रिस्पेक्ट दैट आई कुड नॉट हैव आस्क्ड एनीथिंग बेटर इन माय फर्स्ट फिल्म। Any trivial information which you would like to share with us, which we can add to our script? I don't know. आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा। वेल, एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी जब हम वो मेडले शूट कर रहे थे, तो दूसरे फ्लोर पे कहीं दूसरे साइड, फिल्म सिटी के दूसरे साइड पे देवदास की शूटिंग चल रही थी। और जब हम गाना शूट